हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। उसी में हमारा आज है पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 7.1 और इसी के साथ हम देखने वाले हैं एसी धारा और वोल्टा का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण यानी कि कला समंजक फेजर्स। तो इस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्रतिरोधक पर एसी वोल्टा क्या होती है। उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो उसी से रिलेटेड हमारा उदाहरण 7.1 है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक वैद्युत बल्ब जिसमें 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है आप पहले ये देख लीजिए। हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, दैट इज 220 वोल्ट। हमारे पास पी यानी शक्ति हमें गिवन है, दैट इज 100 वाट। और हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ए बी सी पार्ट में। तो पहला बोला गया है कि बल्ब का प्रतिरोध क्या है यानी आर कितना है, स्रोत की शिखर वोल्टता यानी कि वी एम कितनी है, और सी पार्ट में कहा गया है कि बल्ब में प्रभावित होने वाली धारा यानी कि आई आर एम एस या कैपिटल आई इसको लिख सकते हैं। ये हमें पूछा गया है। तो इसमें जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो आप खुद इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए एंड देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास जैसे मैंने बताया आपको ये सारी चीजें हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले अगर ए पार्ट को देखें तो हमारे पास बल्ब का प्रतिरोध पूछा गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटे पी। अगर आप कहें कि हम इसको दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं ओम का नियम, तो क्योंकि हमारे पास आई यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे पास पी गिवन है और वी गिवन है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा है। तो आर बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बटे पी। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे रखी और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी और वो आती है 484 ओम। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्रोत की शिखर वोल्टता क्या है। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि वीएम बराबर होता है अंडर रूट वी। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से आपका ये आंसर निकल जाएगा। सी पार्ट में कहा गया है हमसे कि आई हमें निकालना है, हमें आई आर एम एस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम ये वाला यूज कर सकते हैं, पी बराबर वी आई होता है क्योंकि। तो हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 0.450 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फेजर्स की। देखो फेजर क्या होता है। जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था एसी मतलब प्रतिरोधक पर एसी वोल्ट था, आपको उसको रिमेम्बर करना है, याद कर कीजिए उसमें कि हमने ग्राफ डिस्कस किया था। ये वाला ग्राफ यहाँ पे भी बनाया गया है। ये वाला ग्राफ हमने देखा था कि वी और आई है, जो वोल्टेज और आई है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंधित है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, या हम कहें तो उनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, वो हमने देखा था इस वाले ग्राफ से। तो यहाँ पे हम एक और दूसरा वाला एक हम बोले रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं वी और आई के बीच में। उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फेजर्स। हम ये क्यों देख रहे हैं, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा एनालिसिस करना थोड़ा और इजी हो जाता है हमारे लिए, वी और आई को समझना कि वी और आई के बीच में क्या रिलेशन है। तो इससे हम कैसे समझते हैं, अगर हम सबसे पहले देखें कि फेजर क्या होता है। तो फेजर एक सदिश होता है, एक सदिश क्वांटिटी है ये, जो कि मूल बिंदु के परितः कोणीय ओमेगा से घूर्णन करता है। फेजर्स हम कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। हम मैथ्स में से पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 4 चतुर्थांश, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे चलते हैं, इस वाले डायरेक्शन में हम इसमें मूव करते हैं आगे। तो इसमें क्या होता है कि हमें दिखाना होगा v और i का ग्राफ। तो हमने देखा था कि v का फॉर्मूला आता है v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, और i का आता है i बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो हमने देखा था वहां पर कि दोनों ही एक दूसरे के साथ समान कला में है। समान कला का मतलब ये होता है कि जब v अपना एक शिखर मान को प्राप्त करेगा, उसी टाइम पर जो आई होगा वो भी अपना शिखर मान को प्राप्त करेगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों की वैल्यू समान होगी, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो आई होता है यानी जो धारा होती है उसका जो मान होता है वो कम है आई के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी ग्राफ में हमें वो शो करना है। तो किस तरह से हम शो करेंगे, हम ये दिखाएंगे। मान लेते हैं ये जो एरो है ये है v का, तो इस वाले क्वाड्रांट में है वो, क्योंकि v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का कौन सा क्वाड्रांट होता है, दिस वन। तो वन वाला क्वाड्रांट होता है उसका।
तो यहाँ पर हम दिखाएंगे ये V है, तो हमने अगर हमें I दिखाना है तो हमें पता है कि I भी इसी ही समान कला में है, तो I भी इसी वाली लाइन में होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, कम है इससे, तो इसलिए हमने इसको नीचे दर्शा दिया इस तरह से। तो ये हमारा है I। बस सिंपल। तो देखो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा हमने इसको दर्शा दिया फेजर्स के डायग्राम के द्वारा, है ना। हमने ग्राफ से भी समझा इसको और हमने ये दूसरा निरूपण देखा फेजर के द्वारा। आप देख सकते हैं ये है V और ये हमारा I। ठीक है, इस तरह से। तो यही है बस फेजर्स हमारा, जो कि हमने प्रतिरोधक पर AC वोल्टता के कॉन्सेप्ट में इसको समझा है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रतिरोधक, हम ये समझ सकते हैं कि प्रतिरोधक के लिए फेजर्स V और I एक ही दिशा में है ना। ऐसा हर समय होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ऑफ कोर्स यही हुआ कि वोल्टा और धारा के बीच कला कोण शून्य है। यस, कला का जो कोण है वो क्या है, शून्य। आपको देख सकते हैं कि V और I के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, कला कोण शून्य है। तो आज के लिए इतना ही। इसके लिए पूर्व अपेक्षा यही है कि आपको पिछले वाले लेक्चर्स पता होना चाहिए, हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किया था, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता और उसका ग्राफ हम देखेंगे, उदाहरण 7.2 को हम समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।